हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम मेन लीफ की संशोधित आवर्त सारणी की विशेषता पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम मेन लीफ की संशोधित आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर देख चुके थे। उसमें हमने देखा कि जो आवर्त सारणी थी वो ऊर्ध्वाधर कॉलम में और क्षैतिज कॉलम में बटी हुई थी। तो इसमें हमने देखा है कि जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे इसको हम समूह या वर्ग कह रहे थे। जैसे कि यह एक समूह हो जाएगा, इसी प्रकार ये दूसरा समूह है। तो ये समूह थे और जो क्षैतिज कॉलम है जैसे कि ये है, तो ये इसे हम आवर्त कह रहे थे। तो इस तरीके से जो आवर्त सारणी थी वो समूह और आवर्तों में बटी हुई थी। तो आज हम इस आवर्त सारणी की विशेषता पढ़ेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेन लीफ की संशोधित आवर्त सारणी में जो आवर्त और समूह हैं उनकी विशेषता हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता है कि अगर हम मेन लीफ की संशोधित आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, मतलब आवर्त में बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भौतिक और जो रासायनिक गुण होते हैं तत्वों के, उनमें परिवर्तन होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ जैसे कि हम एक आवर्त बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो आवर्त सारणी थी उससे केवल एक आवर्त बनाया है। तो ये आवर्त हम देखते हैं कि ये कई खानों में बटा होगा, और इसमें हम देख रहे हैं कि आवर्त में हमें बाएं से दाएं ओर जाना है। बाएं से दाएं ओर मतलब कि इस साइड जाना है। तो अगर हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे उनमें परिवर्तन होगा। मतलब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो तत्व है उसके जो भौतिक या रासायनिक गुण हैं वही हम देखें कि अब यहाँ पे जो तत्व है उसके और जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे दोनों भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं मतलब इस साइड जा रहे हैं तो गुणों में परिवर्तन हो गया है। तो उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो तत्व होता है वो धातु होता है, वही हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस साइड तत्व होते हैं आवर्त सारणी में वो अधातु होते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं तो उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो परिवर्तित होंगे इसी प्रकार से। अगला पॉइंट है, अब हम देखेंगे कि अगर हम समूह में, तो समूह इस तरीके से ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है, तो समूह में हम दाएं से बाएं तो नहीं जा सकते, उसमें हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं तत्वों के, वो गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो समान रहते हैं। मतलब कि अगर हम आवर्त सारणी से कोई एक समूह ले रहे हैं और इस समूह में एक समूह है और इस समूह में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे तत्व होंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे इनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तत्व होता है वो धातु यानी धात्विक प्रकृति का होता है, और जो तत्व नीचे होता है वो भी धात्विक प्रकृति का ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि इन तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे भौतिक और रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट है, इसमें फिर से हम समूह में ही देख रहे हैं कि समूह में ही जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भौतिक और रासायनिक गुण तो समान रहते हैं, लेकिन इन गुणों में समूह में ही, आवर्त की बात हम नहीं कर रहे हैं, समूह में ही देखा गया है कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन का मतलब होता है कि क्रम से परिवर्तन होता है, मतलब यहाँ पे या तो वृद्धि हो सकती है या फिर कमी हो सकती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऊपर तत्व है समूह में ये धातु है, ठीक है। तो इसका जो धात्विक गुण अगर हम देखते हैं
धात्विक गुण कम होते हैं। और जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस तत्व के जो धात्विक गुण होंगे वो ऊपर वाले से अधिक होंगे, वैसे नीचे वाले के में और वृद्धि होगी। धीरे धीरे वृद्धि होते होते हम देखेंगे कि जो तत्व जो नीचे हैं उनके जो धात्विक गुण होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि धात्विक गुण तो समान है, लेकिन उन गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्रम से परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि इसमें धात्विक गुणों में वृद्धि हो गई है, या फिर किसी और गुण में हम देखें तो कमी भी हो सकती है। तो क्रम से वृद्धि होगी या क्रम से कमी होगी समूह में, लेकिन गुण समान रहेगा। जो गुण है वही ऊपर से नीचे तक रहेगा, बस वृद्धि या कमी हो सकती है। लेकिन आवर्त में हम देखते हैं कि गुण ही परिवर्तित हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि जो समूह की समूह संख्या होती है वो तत्वों की संयोजकता को प्रदर्शित करती है। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में कुल 9 समूह उपस्थित हैं, जिसको हम रोमन अंकों से दिखाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और जो 9वां समूह है उसको हम शून्य समूह कहते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 9 समूह उपस्थित है आवर्त सारणी में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से लेके जो 4 समूह हैं, ठीक है, इन समूहों में जितने भी तत्व हैं इनकी संयोजकता इनके समूह संख्या के बराबर होती है। तो यानी अगर हम फर्स्ट समूह में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की संयोजकता देखें तो हम देखते हैं कि समूह के जितने तत्व हैं सबकी संयोजकता इसके समूह संख्या यानी 1 के बराबर होगी। दूसरे समूह में जितने तत्व हैं उनकी संयोजकता 2 होती है, तीसरे समूह के तत्वों की संयोजकता 3 और चौथे समूह की संयोजकता 4 होती है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो 5 से लेके 7 तक इस आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं इन तत्वों की जो संयोजकता होती है वो उनके समूह संख्या को 8 में से माइनस करने पे प्राप्त होती है। यानी हम 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 3, तो इस समूह के तत्वों की संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और 8 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, तो इन तत्वों की संयोजकता जो होगी वो 1 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम 8वें समूह को देखते हैं तो इस समूह में जितने भी तत्व होते हैं ये तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये तत्व अलग अलग यौगिकों में अलग अलग संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। इनके पास एक से अधिक संयोजकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शून्य समूह होता है इसकी संयोजकता 0 होती है, यानी ये जो है किसी अन्य पदार्थ से सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते और ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनकी संयोजकताएं जो होंगी 1 से लेकर 4 तक समूहों की उनके बराबर होगी, और जबकि 5 से 7 तक वाले समूहों में को हम 8 से माइनस करके प्राप्त कर सकते हैं और 0 की 0 होगी। इसके बाद हम 5th पॉइंट देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भी समूह होते हैं वो 1 से लेके अगर हम 7 समूह तक को देखें, 1 से लेके 7 समूह को देखें, 8वें समूह को छोड़ दीजिए, 7 समूह में हम देखते हैं कि जितने भी समूह होते हैं सभी 2 उपवर्गों में बटे होते हैं। तो एक समूह जो है 2 उपवर्ग में बटा होता है जिसको हम ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कहते हैं ए उपसमूह या ए उपवर्ग और बी उपसमूह या बी उपवर्ग। तो हम यहाँ पे पाते हैं कि ए उपसमूह में जितने तत्व होते हैं ये आपस में अधिक समानता रखते हैं, और बी उपसमूह में जितने तत्व होते हैं ये आपस में अधिक समानता रखते हैं। ये एक दूसरे से कम समानता रखते हैं, आपस में हम देखते हैं कि ये अधिक समानता रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए उपसमूह के तत्व होंगे या ए उपवर्ग के तत्व होंगे वो एक दूसरे से अधिक समानता रखेंगे, और बी के जो तत्व होंगे वो आपस में एक दूसरे से अधिक समानता रखेंगे। 6th पॉइंट है प्रतिनिधि या निरूपक तत्व। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त को देखते हैं तो तृतीय आवर्त
आदर्श प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जिस भी समूह में है, जैसे कि ये पहले समूह में है तो ये पहले समूह के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करेगा। मतलब कि अगर हमें पहले समूह के गुणों का अध्ययन करना है तो हमारे लिए ये सही होगा कि हम तीसरे आवर्त के तत्वों के गुणों का अध्ययन करें, क्योंकि ये तत्व जो होता है अन्य तत्वों के साथ गुणों में अधिक समानता रखता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अगर दूसरे आवर्त को लेते हैं और दूसरे समूह को लेते हैं और दूसरे समूह के अगर हमें तत्वों का अध्ययन करना है, एक समूह में जितने भी तत्व हैं सबके गुण समान हैं, और अगर हमें इसका अध्ययन करना है तो हम तीसरे आवर्त के तत्वों को लेंगे, क्योंकि ये तत्व जो होंगे अपने समूह के तत्वों के साथ अधिक समानता रखते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो तीसरे आवर्त यानी तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं उसे हम प्रतिनिधि तत्व या फिर निरूपक तत्व कहेंगे। तो तीसरे आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे ये सभी तत्व प्रतिनिधि तत्व या निरूपक तत्व कहलाएंगे।